Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमेशा की तरह आज भी इस सेशन में मैं आपके लिए आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ ताकि आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स पेपर 1 की तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा। इस बैच की सबसे खास बात ये है कि ये रोज आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपकी रिविजन के लिए हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ जिन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोज़ और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट पर जाते हैं, आपके सामने बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सेपरेट कोर्सेज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं ताकि आप किसी भी यूनिट को कभी भी रिवाइज कर सकें, किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में जरूर मिल जाएंगी। तो ये ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली आपको पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में मदद कर सकता है। Joint implementation was one of the mechanisms suggested in meeting the objective of what? So यहाँ पर संयुक्त कार्यान्वयन की बात की गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI आपको इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि काफी सारी कंट्रीज या काफी सारी यूनियंस मिलकर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करें, इकट्ठे होकर किसी काम को पूरा करने के लिए कार्य करे। तो यही चीज इसमें कही गई है कि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कौन से प्रोटोकॉल के अंदर सजेस्ट किया गया था। एजेंडा 21, जिसको आप रियो समिट, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस एग्रीमेंट। सो जब भी हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो याद रखिए कि इसको बनाया गया है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए। ठीक है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये बोला गया है कि जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो एक साथ मिलें और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने में मदद करें। ठीक है, या फिर एक दूसरे को भी उसमें सपोर्ट करें। एंड आप लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात हम किसके अंदर करते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं जिसका आंसर कॉमेंट करके बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सो देखिए, पानी हम बोलते हैं ना, यहाँ का पानी, किसी पर्टिकुलर सिटी का पानी बहुत कठोर है, तो वो कठोर पानी किस वजह से होता है? ऑप्शंस गिवन है, सॉलिड पार्टिकल्स इन द वाटर, पैथोजेंस इन द वाटर, टॉक्सिक मेटल्स इन द वाटर एंड केशंस इन दी वाटर। ठीक है, तो देखिए हार्डनेस जो है पानी की, वो बेसिकली क्या होती है? वो कॉन्सेंट्रेशन होता है सर्टेन मटेरियल्स का। टिपिकली इसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की बात करते हैं पानी के अंदर। ठीक है, एंड इस चीज को हम बोलते हैं केशन इन द वाटर, पानी में घनायन, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। कुछ दो टाइप की वैसे हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट हार्डनेस उसको बोला जाता है, एंड जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में उसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कॉजेज एग्रेवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज एंड एटमोस्फेरिक डिस्कलरेशन? सो यहाँ पर देखिए, आपसे श्वसन रोग को बढ़ाने और वायुमंडलीय मलिनीकरण का कारण पूछा गया है। सो इसके लिए ऑप्शंस है कार्बन मोनोक्साइड, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। सो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो जब भी हम लोग एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन की बात करते हैं, सो डायरेक्टली आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए।
ये देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो कि सांस जब हम लेते हैं श्वसन प्रणाली को परेशान कर सकती है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को भी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सांस से रिलेटेड एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही ऑप्शन सही होता है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन हमें बोल रहा है बायोमास इज कंसीडर्ड एज कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है, ये कार्बन न्यूट्रल होता है। सो स्टूडेंट्स, बायोमास जो है ये एक ऑर्गेनिक मैटर है दैट कैन बी यूज्ड एज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। एंड बायोमास को जब हम जलाते हैं या उसको जब डिकम्पोज करते हैं तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ठीक है, एंड इसको हम हमेशा कार्बन न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पर दिया गया है द अमाउंट ऑफ कार्बन दे एमिट, यानी कि जितना कार्बन वो उत्सर्जित करते हैं उतना ही कार्बन उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे जीवन काल के दौरान उपभोग किया होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए बायोमास को कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज it is essential for the world to have net zero carbon emission by the year 2050। ठीक है, कि अगर हम लोगों को क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है तो 2050 तक पूरे वर्ल्ड में नेट जीरो कार्बन एमिशन, कार्बन का नेट जीरो उत्सर्जन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है जो कि सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है देयर इज जीरो कार्बन एमिशन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन। सो ग्रे हाइड्रोजन में जीरो कार्बन एमिशन है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी इलॉजिकल है, तो इसलिए इसको हम गलत रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements are true about International Solar Alliance? So ISA से related statements आपको बतानी है। International Solar Alliance was founded in 2012. So 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको 2012 में नहीं किया गया था स्थापित। इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी। 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज। बिल्कुल सही है। आईएसए का हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, राइट, हरियाणा में। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन गेनावा। ये बिल्कुल गलत है, अभी मैंने बताया, इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर है। बी सही है, ए और सी फिलहाल गलत है स्टेटमेंट्स। देन वी हैव, देखिए यहाँ पर सी है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर दोनों में ए है, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन अगला है इट वॉज साइंड बाय ओवर 100 कंट्रीज, मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द अलायंस। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा है एंड एग्जाम में भी ये बहुत बार एज इट इज आया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। सेंट्रल इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है, मध्य भारत। अगला है सुंदरलैंड, ये गलत है। नेक्स्ट इज इंडो बर्मा, ये बिल्कुल सही है। तो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। Statement 1 says the National Action Plan on Climate Change was launched in 2014. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 में एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, एंड इसके अंदर आपके पास टोटल 8 नेशनल मिशंस आते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक वो मिशंस आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार मुझे बता सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। एंड स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल मिशन फॉर स्मार्ट सिटीज इज वन ऑफ द मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, ये 8 मिशंस NAP के आपको पता होने चाहिए। ओजोन होल इज ओवर द एंटार्क्टिका वाज डिस्कवर्ड इन 1987। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
ठीक है, सबसे बड़ा ओजोन होल अंटार्कटिका रीजन में ही है और इसको 1987 में सबसे पहले देखा गया था। सही स्टेटमेंट है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल envisaged 50% reduction in the use of chlorofluorocarbons in developed countries by 1998 with reference to 1986 consumption level. So देखो, ओजोन होल से रिलेटेड आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काम करता है एंड इसमें बोला है कि 50% ओजोन होल का रिडक्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर 1998 में हो गया था। तो ये बिल्कुल सही है। Both the statements are true. Which of the following stores the maximum amount of liquid fresh water? फ्रेश वाटर की बात की गई है, रिवर्स में होता है, ग्राउंड वाटर में होता है, फ्रेश वाटर लेक्स या फिर वेटलैंड्स। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में होता है। पानी के अंदर जैसे कुआं वगैरह रहता है, ठीक है, जमीन के अंदर, सॉरी पानी के अंदर नहीं, जमीन के अंदर जो पानी रहता है वो फ्रेश वाटर होता है, सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ गए होंगे। जो भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं उनका रिप्लाई जरूर कीजिए एंड कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो एंड अगर चाहते हो कि सीरीज कंटिन्यू करूं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।